हेलो एवरीवन। तो आज का चैप्टर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में होने वाला है जो कि हमें दिखाई नहीं देते जनरली। ठीक है, तो बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, उनके बारे में ये चैप्टर होने वाला है। प्लस आज हम ये देखेंगे कि वो हमारे लिए कैसे अच्छे हैं। हम हमेशा जानते हैं, हम हमेशा देखते हैं कि हम डॉक्टर से मेडिसिन लेते रहते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उनको हम मारने के लिए। ज्यादातर माइक्रोब्स जिसके बारे में आप जानते हैं वो आपको लगता है कि ये हार्मफुल ही हैं, बट आज हम माइक्रोब्स की बात करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत अच्छे भी हैं। ठीक है, तो बने रहिए सेशन में, एंड तक देखना कि कैसे ये चैप्टर बहुत कम टाइम में पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर को। अब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो ऑब्वियसली ह्यूमन से रिलेटेड होने वाला है। अब माइक्रोब्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आने वाले हैं वो भी देखेंगे इसी चैप्टर में। तो वेलकम टू सीईटी अड्डा 24/7। मैं हूं नीलम, आपकी बायोलॉजी एडुकेटर, और हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज जो कि एक वन शॉट होने वाला है 12th क्लास का। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कम से कम टाइम में पूरा का पूरा चैप्टर हर तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स यहाँ बने हुए हैं, इधर भी ये ऑर्गेनिजम्स है, बट हमें समझ नहीं आ रहा है कि इनके नाक, पैर, हाथ पैर, कान वगैरह कहाँ है। ठीक है, इसको अगर आपने देखा होगा तो ये वायरस है। ठीक है, एक बैक्टीरियोफेज वायरस है। ये क्या करता है, ये किल करता है बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है ना। और ये आप देख सकते हैं ये फंगल कॉलोनीज है, मतलब ये कॉलोनीज में रहती हैं, इकट्ठा रहती हैं, ग्रुप में रहती हैं ये आपकी फंगल कॉलोनीज। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और इस चैप्टर को शुरू करते हुए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये लोग रहते कहाँ हैं, है ना। हमें इनका ठिकाना पता होना चाहिए, हमें इनकी जगह पता होनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि ओ ये ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, ओहो अच्छा ऐसे खाना खाते हैं। उनके हैबिटेट के बारे में डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम जनरली एक बात देखें कि वेयर दे डू लिव, आपने इनको अपनी बुक्स के ऊपर देखा है, आपने इनको अपने हैंड्स में देखा है, तभी कहते हैं ना बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या। क्यों उसका साबुन इसलिए स्लो है क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जल्दी जल्दी किल नहीं कर रहा है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेफिनेटली आपके हाथ में भी है, तो यू कैन फाइंड देम इन नॉर्मल प्लेस, सॉइल में भी मिलते हैं। ठीक है, या आपको वाटर में भी मिलेंगे, या आपको स्नो में भी मिलेंगे। ठीक है, ये हमें बहुत सारी जगह देखने को मिलते हैं। आप इन्हें ऑलमोस्ट ह्यूमन बॉडी पर, एनिमल्स पर, बहुत सारी जगह पे आपको देखने के लिए मिलते हैं ये। अब दे आर प्रेजेंट इवन एट द साइट वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट। ये ऐसी भी जगह होते हैं जहां कोई और लाइफ फॉर्म बेटा एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ऐसी जगह भी। ठीक है, ये इतने वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में भी जिंदा रहते हैं। इसलिए जब हम 11th में एक चैप्टर पढ़ते हैं वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम में इनके लिए, ये कौन से किंगडम में आते हैं बेटा, बहुत सारे बैक्टीरियाज आपके पास होते हैं। ये कौन से किंगडम में आते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई। ठीक है, हमारे पास वायरसेस हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ हैं, प्रायोन्स हैं, ठीक है, वायरोन्स। इनके ऊपर प्रोटीनेशियस की कोटिंग होती है या नहीं होती है। तो ये आपके कुछ माइक्रोब्स हैं, है ना। इनको हम पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा में, ये आपको पता है, किंगडम मोनेरा में पढ़ते हैं इन्हें। और किंगडम मोनेरा में एक बहुत ही अच्छी लाइन इनके बारे में दी गई है, स्पेशली बैक्टीरिया के बारे में, दैट दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, मतलब दे कैन बी फाउंड एवरीवेयर, है ना। सो दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है एवरीवेयर। ओके, तो ये हमें हर जगह पर मिलते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब लिख लो एवरीवेयर। ओके, इसका मतलब है एवरीवेयर। ओके, तो ये है।
अब बात देखते हैं कि एवरीवेयर में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो देखो ये गीजर्स क्या है, में गर्म पानी करते हैं उसमें हम नहाते हैं, वो नेचुरल गीजर्स, हमारे वाले नहीं, नेचुरल गीजर्स जिनको थर्मल वेंट्स बोला जाता है। यहाँ पे ये -1 नहीं है, ये एरो है मतलब, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जहाँ पे होता है ये हमें वहां पर भी मिलते हैं। दे कैन सर्वाइव दिस मच टेम्परेचर ऑल्सो। तो जो एक बात बताओ, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है उसको क्या बोला जाता है, स्टेनोथर्मल या यूरिथर्मल, ये आपकी इकोलॉजी में पढ़ेंगे। दे आर फाउंड डीप इन द सॉइल, आप मिट्टी को ऐसे उठाएंगे बिल्कुल तो ये आपको उसके अंदर भी मिलेंगे। प्लस दे आर फाउंड अंडर द लेयर्स ऑफ द स्नो वेयर सेवरल मीटर्स थिक, मतलब जब स्नोमैन बनाते हैं, सर्दियों में हम जाते हैं जहाँ पे स्नोफॉल हो रही है ना, तो आप खूब स्नो निकाल निकाल के स्नोमैन बनाते हो। इवन आपने बहुत सारे पिक्चर्स में, रील्स में, शॉर्ट्स में देखा होगा लोग उस स्नो को ले करके, दो वो फ्रेश होती है जो वो लोग लेते हैं, ठीक है, काफी फ्रेश फ्रेश जो गिरी है उसको खाने लगते हैं। वो उसमें अपना जो भी सिरप है, जो भी उनको टेस्ट चाहिए वो डाल के वो उसका गोला बना के खाने लगते हैं ना। तो आप बताना उन्हें कि अगर ये एक दो थोड़े टाइम पुरानी है तो बहुत ज्यादा इसमें बैक्टीरियाज और माइक्रोब्स होने के चांसेस हो सकते हैं। नाउ दे आर हाईली एसिडिक इन एनवायरमेंट, ये दे कैन बी फाउंड इन हाईली एसिडिक एनवायरमेंट। दो एसिड क्या करता है, डिग्रेड करने लगता है उसकी सेल को, सेल वॉल को, बट स्टिल दे आर लाइक दिस कि ये सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तो बेटा बात हो गई माइक्रोब्स की बातें, ठीक है, माइक्रोब्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब नेक्स्ट बेटा यहाँ पे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। देखो इसके बारे में क्या लिखा है आपके पास, सबसे कॉमन जो बैक्टीरिया होता है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन होता है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होते हैं बेटा। और नेक्स्ट अगर आप यहाँ देखोगे ये वाला, ये क्या है, कोकस, ये इसको क्या बोलते हैं, कोकस, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। तो ए में आपको रॉड शेप दिया है, बी में आपको स्फेरिकल बैक्टीरिया दिया है, एंड आपके बेटा सी में भी आपको क्या दिया है, रॉड शेप बैक्टीरिया दिया है। लेकिन उसमें क्या है, उसमें फ्लैजिला है, यहाँ पे लिख देते हैं। इसमें क्या है, बस इसमें ये है कि ये इसके फ्लैजिला हैं जो कि इसको मूव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, आपका देखो ये कौन सा वायरस है, ये है तो बैक्टीरियोफेज, ठीक है, जो कि एक बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। ये वो वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी कॉज करता है। रेस्पिरेटरी डिजीजेस मतलब रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं ये इनको भी कॉज करता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और ये आपका है टीएमवी, टोबैको मोज़ैक वायरस। ओके, टीएमवी, रॉड शेप टोबैको मोज़ैक वायरस, ये है बेटा रॉड शेप। ठीक है, इसकी शेप कैसी है, रॉड शेप्ड है। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे चलते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट ये है कि माइक्रोब्स जो यूज होते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, वो माइक्रोब्स बेटा जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूज हो रहे हैं, जिनको हम घरों में अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। अपने फायदे के लिए कौन से बैक्टीरियाज को या कौन से वायरसेस को या कौन से फंजाई को यहाँ यूज किया जाता है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे यहाँ पर, देखो ये कर्ड है, हम सबसे पहले जो दही खाते हैं उसमें क्या होता है बेटा, उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, कौन सा फंजाई होता है, उसमें भी क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो पर्टिकुलरली आप दही खाते हो उसमें क्या होता है, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जो कि जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं उनको लैब कहते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। और यहाँ पे जो बैक्टीरिया है ये क्या, कैसे हम दही में ऐड करते हैं, दही में देखो ये ऐड है, दही में ये ऑलरेडी है। अब आपको दूध से दही जमाना है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा दही का पार्ट लेकर के इसके अंदर डाल देंगे मिल्क में, और ये जो एसिड प्रोड्यूस करेगा उससे क्या होगा, मिल्क का पार्शियल कोगुलेशन हो जाएगा, वो क्या कर जाएंगे, कोगुलेट कर जाएंगे और पार्शियली डाइजेस्ट हो जाएंगे। अब वो बन गया दही। तो दूध लेना है, दूध में थोड़ा सा जामन डालना है, जामन इन द सेंस इनोक्युलम, इनोक्युलम किसको बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा दही है जिसमें बैक्टीरिया है, वो आपको दूध में डालना है, दूध को वो दही में कन्वर्ट कर देगा।
अब बहुत लोग डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप दूध से ज़्यादा अगर आप दही खा सकते हैं तो आप वो खाइए। दही क्यों? इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, विटामिन B12 ज़्यादा होता है, एंड ये देखता है कि आपका गट हेल्दी है नहीं। ये क्या करता है? गट को हमारे हेल्दी रखता है। इट कीप्स आवर गट हेल्दी, ओके। एंड और जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उनको वहां ग्रो होने से बचाता है। क्लियर? अब देखो नीचे दही हो गया। एक घर में दूसरी चीज बनती है क्या? डो। डो मतलब आटा लगता है, किसी किसी का आटा, मैदा का आटा, किसी भी चीज का बैटर बनाना, डो। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल इडली है, डोसा है। जब इडली और डोसा का बैटर बनाया जाता है ना बेटा, तब उसमें क्या ऐड किया जाता है? तब उसमें हम ऐड करते हैं बैक्टीरिया। लेकिन जब ब्रेड का बैटर बनाया जाता है ना, ब्रेड के लिए जो बैटर बनता है, उसमें हम ऐड करते हैं ईस्ट। अब देखो यहाँ पे ये पफ्ड अप क्यों हो जाते हैं? बहुत बार क्वेश्चंस में आया होता है कि वाई ब्रेड, इडली, डोसा दे आर पफ्ड अप, दे आर फुले फुले क्यों होते हैं, स्पॉन्जी क्यों होते हैं? ये किस लिए होते हैं स्पॉन्जी? देखो क्या होता है, ये आपने एक बाउल में आटा ले लिया, इसमें आपने ईस्ट या बैक्टीरिया डाल दिया, ठीक है। मान लो चलो हम ब्रेड बनाते हैं, हमें केक खाना है, किसी का बर्थडे है आज, तो हमने ईस्ट डाली इसमें। अब क्या होता है, ये ईस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करेगा? एनारोबिकली रेस्पायर करेगा। क्यों रेस्पिरेशन क्यों कर रहा है? क्योंकि इसे यहाँ पे क्या मिल गया है? कार्बोहाइड्रेट मिल गया है, सोर्स ऑफ एनर्जी आटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये ईस्ट जब एनारोबिकली रेस्पायर करेगा तो इट विल ऑल्सो रिलीज CO2, ठीक है। तो यहाँ पे CO2 भर जाएगी, आटे के बीच में CO2 क्या हो जाएगी? भर जाएगी। जब आप इसको बेक करोगे, जब आप हीट करोगे इसी बैटर को, तो क्या होगा? ये CO2 बेटा क्या करेगी? ऊपर की तरफ, क्योंकि हवा गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है ना। हवा जैसे ही गर्म होगी वो वजन में हल्की हो जाएगी और वो ऊपर जाने लग जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल मूव अपवर्ड। जब ऐसा होगा तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड थी आटे के अंदर, इसकी जो जगह थी वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे कम जगह वहां पे जगह खाली हो जाएगी, वेकेंट प्लेस, ठीक है। जिसकी वजह से जब उस जगह पे कुछ है नहीं और आप ब्रेड को दबाओगे तो वो आपको स्पॉन्जी लगेगी। सिंपल है, स्पॉन्जी लगेगी, है ना, सिंपल है। अब देखो नेक्स्ट, ये तो हमने खा लिया दही, हमने खा लिया इडली, डोसा और ब्रेड। अब यहाँ पे आप जो गलती करेंगे मैं वो बता देती हूँ ताकि आप बिल्कुल ना करो, कि इडली एंड डोसा बैक्टीरिया से फर्मेंट होते हैं, ब्रेड ईस्ट से होता है, ये जरूर याद रखना। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है चीज। मैम अब ब्रेड बन गया है तो हम पिज्जा भी बना लेते हैं, अब चीज चाहिए मैम। तो चीज क्या है? एक ऐसा फूड आइटम है जहां पर सबसे पहले माइक्रोब्स का यूज होना शुरू हुआ था। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज होती हैं, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ माइक्रोब्स यूज होंगे, तो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज प्रोड्यूस होंगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, बेस्ड ऑन टेक्सचर, की टेक्सचर कैसा है, फ्लेवर कैसा है, टेस्ट कैसा है, उसके बेसिस पर हमारे पास डिफरेंट तरीके के क्या है, चीज है, ठीक है। अब जैसा बैक्टीरियम, हमने प्रोपानियो बैक्टीरियम शर्मानी यूज किया है, ये शर्मा गई और इसने कौन सा चीज बनाया? स्विस चीज बनाया। शर्मानी ने कौन सा चीज बनाया? स्विस चीज। नाउ दे हैव लार्ज होल्स ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2, सो दिस चीज इज वेरी सॉफ्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ CO2 है इसमें, स्विस चीज में। देन आता है फंजाई। फंजाई में कौन सा है? पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई। ये रोक्यूफोर्टाई, देखो अगर चीज में आपको याद करना है तो यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों चीज का जो सरनेम है वो उसी के ऊपर ये बनी है। पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई, रोक्यूफोर्टाई चीज, प्रोपानियोबैक्टीरियम शर्मानी एंड स्विस चीज, ठीक है। तो दिस गिव्स अ पर्टिकुलर फ्लेवर, इसमें जो ये है रोक्यूफोर्ट में अच्छा सा फ्लेवर आता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स या हाउस होल्ड थिंग्स वेयर माइक्रोब्स आर यूज्ड। अब हमें बात करनी है लार्ज स्केल पे, कमर्शियल स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे, जहां पे हम इसे ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब देखो फर्मेंटेड बीवरेजेस, ये क्या होते हैं? फर्मेंटर्स होते हैं, ये फर्मेंटर्स होते हैं। फर्मेंटर्स यहाँ बेटा क्या करते हैं? फर्मेंटर्स इधर ना एक बहुत अच्छा काम करते हैं, ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं? एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं। वहां पर जिस जगह पे ये होता है उसको फर्मेंटर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे बीवरेजेस क्या होती हैं? ये ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, ड्रिंक्स दैट कंटेन अल्कोहल्स,
अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ओके ये। अब यहाँ पे देखो ये सैक्रोमाइसिस सैरिविसे, ये क्या है बेटा, ईस्ट है, ईस्ट है, ये एक टाइप ऑफ ईस्ट है। ईस्ट दो तरीके से यूज होती है। ईस्ट को जब वो बेकिंग में यूज होती है तो हम इसे बेकर्स ईस्ट बोलते हैं, और जब ये यहाँ पर ब्रूअरी इंडस्ट्री में यूज होती है अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में, तब हम इसे ब्रूअर्स ईस्ट बोलते हैं। दो तरीके से, बेकर्स ईस्ट एंड ब्रूअर्स ईस्ट, ठीक है। नाउ अब जो ड्रिंक्स हैं बेटा वो दो तरीके से बनते हैं, एक तो विदाउट डिस्टिलेशन और एक होता है विद डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस को यहाँ पे जो बच्चे कमेंट करेंगे वो सबसे अच्छे होंगे, ठीक है। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है वो आपको कमेंट करके यहाँ पे बताना है। अब डिस्टिलेशन के बाद कौन कौन सी ड्रिंक्स बनती हैं, वैसे तो हमें बहुत सारी ड्रिंक्स पता है यहाँ पे, जैसे कि वोडका होता है, बियर होता है, रम होता है, विस्की होती है, ये बहुत सारे टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं। तो जो अब विदाउट डिस्टिलेशन बनती है वो है वाइन एंड बियर, ठीक है। विदाउट जो डिस्टिलेशन बन रही है वो कौन है, वाइन एंड बियर, ओके। एंड जो विद डिस्टिलेशन बन रही है इनमें अल्कोहल का कंसेंट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है, जैसे कि विस्की एंड ब्रांडी, रम, क्लियर। तो ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स, सारे एग्जाम्पल्स यहाँ नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो गई एक आर्टिफिशियल ड्रिंक की, या फिर जो बहुत लार्ज स्केल पे किया जाता है। लेकिन आपको पता है साउथ इंडिया में एक बहुत ही फेमस ड्रिंक है जिसको हम बोलते हैं टॉडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉडी ड्रिंक, ठीक है। टॉडी में क्या होता है, एक पाम ट्री होता है, ठीक है। उसका एक साइंटिफिक नेम है, दो आपको वो एनसीईआरटी में नहीं है तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है। उस पेड़ में उसका जो फल होता है, सैप जो होता है ना, जो फ्लूइड होता है, उसमें नेचुरली एक ईस्ट पाया जाता है। तो नेचुरली ईस्ट वहां पे है, तो वहां पे नेचुरल एक टॉडी, एक अल्कोहलिक ड्रिंक वहां पर बन गई, ठीक है। सो दिस इज, यू कैन सी यहाँ पे आप लिख सकते हो कि टॉडी क्या है, एक साउथ इंडियन ड्रिंक है, टॉडी टॉडी एक क्या है, साउथ इंडियन ड्रिंक है ना। ये किससे होती है, obtained from sap of palm, sap of palm tree। palm tree के sap में क्या होता है, in the sap naturally yeast is present। जिसकी वजह से बेटा क्या हो जाता है, फर्मेंटेशन हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, फर्मेंटेशन, क्लियर। और जिसकी वजह से क्या बनती है, एक अल्कोहलिक ड्रिंक जिसको हम बोलते हैं टॉडी। जो कि एक साउथ इंडियन ड्रिंक है, क्लियर। यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे। अब माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में पहला पढ़ा है हमने फर्मेंटेड बीवरेजेस। सेकंड बेटा आपके पास है एंटीबायोटिक। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब होता है लाइफ, ये सबको पता है ना। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट एंड बायोटिक का मतलब होता है लाइफ, ये हम सब जानते हैं आपस में, मतलब हम सब जानते हैं एंटी का मतलब क्या है। अब एक बात बताओ, कई बार बच्चे क्या बोलते हैं कि मैम अगर ये एंटीबायोटिक है, जैसे कि ये ग्रीक वर्ड से बना है, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से बना है, और मैम एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट, और ये होता है बायोटिक्स मतलब लाइफ। मैम तो हम तो एंटीबायोटिक खाते हैं, ये हमारी लाइफ को नहीं मारते, हमें खत्म नहीं करते, हमारी जिंदगी को खत्म नहीं करते हैं क्या? ये एंटीबायोटिक्स जो हैं दे आर अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट दे आर प्रूव फॉर अस ओनली, ठीक है। सो इन कॉन्टेक्स्ट टू ह्यूमन अगर हम देखें, है इसे हम देखेंगे इन कॉन्टेक्स्ट टू ह्यूमन।
इट इज विद फॉर अस, ये हमारे लिए प्रो है, अगेंस्ट में नहीं है, बट इन कॉन्टेक्स्ट टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये क्या है बेटा, अगेंस्ट है। तो ये उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारती है जो कि हमें किल करने के लिए अपनी मशीनरी को यूटिलाइज करते हैं। अब एंटीबायोटिक्स में कुछ नहीं होता, ये एंटीबायोटिक्स कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि माइक्रोब्स में मिलते हैं, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मान लो ये, इसके अंदर क्या होगा, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है जो कि किसी को मारने के लिए, किसी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए यूज हो रहा है, जो कि क्या करता है, डिजीज करता है। अब हमारे पास देखो कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं बेटा जो कि आप बहुत सारे टाइप ऑफ डिजीज के लिए दे सकते हो, बट कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर बीमारी या 2-3 पर्टिकुलर बीमारी के लिए दे सकते हो। जैसे एजिथ्रोमाइसिन कोविड के बाद हर जगह पे देने लग गए हैं एंटीबायोटिक। कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं, कुछ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं। ब्रॉड मतलब वो वेराइटीज ऑफ डिजीज के लिए कैन बी यूज्ड, एंड नैरो मतलब जो स्पेसिफिकली किसी किसी के लिए भी यूज होती है। अब हमारे पास क्या होता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी आते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी यहाँ क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जो वो लैब में काम कर रहे थे, उनकी एक प्लेट थी जहां पे वो बैक्टीरियल कॉलोनीज, माइक्रोब्स की कॉलोनीज बनाते थे। अब क्या हुआ वहां पे, उन्होंने इसको अनवॉश्ड रख दिया, जो ये प्लेट थी ना, इसको अनवॉश्ड रख दिया। अनवॉश्ड प्लेस स्टेफाइलोकोकस कुड नॉट ग्रो, यहाँ पे ये बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अब उन्होंने क्या देखा, ओहो अच्छा, तो यहाँ पे एक ऐसा केमिकल है जो कि इस स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं दे रहा है। अब उनका दिमाग सनक गया, बोले ये पेनिसिलियम कहाँ से आया, कैसे आया। तब उनको पता चला, ओके इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज अ फंजाई, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक फंजाई है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। उसने एक केमिकल रिलीज किया पेनिसिलियम, पेनिसिलियम ने इस स्टेफाइलोकोकाई को वहां ग्रो करने नहीं दिया। तो इससे ये पता चला कि कुछ केमिकल्स जो कि एक ऑर्गेनिज्म से निकले हैं वो कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स को जीने नहीं दे रहे हैं, सरवाइव नहीं करने दे रहे हैं। तो यहां से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बेटा शुरुआत कर दी एंटीबायोटिक की, और आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 में भी इसको क्या किया गया था, यूज किया गया था। ठीक है, इसको वर्ल्ड वॉर 2 में भी यूज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा मुझे एक चीज और बतानी है यहाँ पे, एंटीबायोटिक का जो फुल पोटेंशियल था, मतलब कि चलो जो हमें ये पता चला एंटीबायोटिक के बारे में, पेनिसिलियम के बारे में, जो पेनिसिलियम का प्रॉपर एक वर्जन जो प्रेजेंट किया वो हमारे दो साइंटिस्ट ने किया, अर्नस्ट फ्लोरी एंड हार्वर्ड फ्लोरी एंड अर्नस्ट चेन। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1945 में, प्लस इनको एक चीज और, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी ये दवाई जब वहां पे लोग घायल हो रहे थे तो अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए वहां पे ये यूज हो रहा था। तो यहाँ पे हम ये कुछ टर्म्स और लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म, फुल पोटेंशियल डेवलप्ड बाय अर्नस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी। क्लियर, ओके। इनको इस चीज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला, इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला इन 1945। प्लस पेनिसिलिन जो थी was used in World War to treat American soldiers. To treat American soldiers. क्लियर, तो ये था एंटीबायोटिक की गाथा, ये थी एंटीबायोटिक की गाथा। अब चलते हैं आगे।
किस किस को दवाइयाँ खाना पसंद है वैसे, जो कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंजेक्शन से डरते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो मेडिसिन से डरते हैं, तो आप उनमें से कौन से हो, आप मुझे बताओ, ठीक है। फिर मैं देखती हूँ कि मेरे जैसे कितने बच्चे हैं यहाँ पे। अब बात आ जाती है केमिकल्स की। एक अनदर प्रोडक्ट, पहले हमने फर्मेंटेड बीवरेजेस पढ़ा इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, फिर हमने एंटीबायोटिक पढ़ा, फिर हमने केमिकल, कुछ एंजाइम्स एंड कुछ अदर एक्टिव बायोमोलिक्यूल्स पढ़े जो कि हम अपनी डेली टू डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है केमिकल्स, जो कि एक कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, मतलब वो केमिकल्स कौन से हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, जो कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये बहुत इजी है, ये वाला बॉक्स याद रखना तो बहुत ज्यादा इजी है। कैसे, देखो, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। यहाँ पे ध्यान से देखो, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी याद रहेगा। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई, और ये विनेगर। ये विनेगर बेटा आप कहाँ खाते हैं, जब भी आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वैसे तो घर में भी चाउमीन में भी डलता है। और यहाँ पे ये देखो सिरका वाली प्याज, सिरका भी बोला जाता है विनेगर या एसिटिक एसिड, जो कि एसिटोबैक्टर एसिटाई प्रोड्यूस करती है, हम वहां पे इसको यूज करते हैं। ब्यूटायरिक एसिड क्या है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाइलिकम लिखा है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटायरिक एसिड, बहुत इजी है। रेंसिड बटर भी इसे बोला जाता है। नाउ सिट्रिक एसिड, जो कि क्या है, एस्परजिलस नाइगर है। ये थोड़ा सा याद रखना है, ये तीनों की तीनों बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होती हैं और एक यहाँ पे बेटा फंजाई से। जब भी ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करोगे, एक जो है वो फंजाई से यूज होता है, जो कि सिट्रिक एसिड, और ये एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है, किसी फूड आइटम को प्रिजर्व करके रखना है, खटास रखनी है उसमें, और एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज होता है, जहां पे आप इसका किसी भी चीज का फ्लेवर आप इंक्रीज कर सकते हो। देन आपके पास आ जाते हैं एंजाइम। एंजाइम्स में बेटा देखो पेक्टिनेज, ये आप देख रहे हो जूस की बॉटल्स हैं, इनको इतने अच्छे से ये क्या करता है, एकदम स्मूथ जूस बना देता है, जो भी प्रोटीन्स होते हैं उनको क्या कर देता है, क्लियर कर देता है, प्रॉपर बना देता है। तो पैक्टिनेज, जो कि एस्परजिलस नाइगर, जो कि एक फंजाई है, यहाँ पे ये भी फंजाई है, ये फंजाई सिट्रिक एसिड भी प्रोड्यूस करती है एंड पैक्टिनेज भी यूज करती है, जो कि फ्रूट जूसेस को क्लियर करने में यूज होता है। देन आपके पास प्रोटीएज है। प्रोटीएज क्या करते हैं, प्रोटीन को ब्रेक करेंगे, जो कि एस्परजिलस ओराइजे। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखते हो, एंजाइम्स में चारों फंजाई हैं, बट 3 जगह पे सिर्फ सेम फंजाई है, सिर्फ क्या अलग है, बस इनके स्पीशीज अलग है। प्रोटीज क्या करता है, क्लियर करता है जूसेस को, प्लस इट इज यूज टू क्लियर प्रोटीन बेस्ड स्टेन। अगर प्रोटीन का धब्बा कहीं भी लग जाए, दाग लग जाए, तो हम प्रोटीज को यूज कर सकते हैं। ये बात हो गई यहाँ पे क्लियर। अब चलते हैं आगे, और आगे चलते हुए हम बात करेंगे अमाइलेज की। अमाइलेज आपको पता है सलाइवा में भी प्रेजेंट होता है। अमाइलेज एस्परजिलस नाइगर से वो होता है, प्रोड्यूस होता है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च, आपके माउथ में सबसे पहले डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, हमारे माउथ में, वहां पे क्या प्रेजेंट है, एस्परजिलस नाइगर, क्या प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है, नहीं, अमाइलेज जो है वो वहां पे होता है, जो कि एस्परजिलस नाइगर फंजाई से प्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं लाइपेज की, जिसको हम बोलते हैं कैंडिडा लिपोलाइटिका। इससे मिलता है लाइपेज एंजाइम। लिपिड्स ऑयली बेस्ड स्टेन को रिमूव करने के लिए यूज होता है, डिटर्जेंट्स में बनाने के लिए ये यूज होता है। अब आ जाते हैं, लास्ट है हमारे पास केमिकल एंड अदर एक्टिव बायोमोलिक्यूल्स। आपको दिख रहा होगा स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस यहाँ पे क्या है, आई डोंट नो इफ इट इज क्लियरली विजिबल, मैं यहाँ लिख देती हूँ स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज मिलता है इससे। काइनेज का मतलब कुछ ब्रेक कर रहा है, इसको यूज किया जाता है क्लॉट बस्टर। इट इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर। इधर लिखा नहीं जाएगा अब ये क्या करता है, वेजल्स में, ब्लड वेजल्स में जहां पर भी क्लॉट हो, जम जाए, तो इट रिमूव क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेजल्स, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लॉट बस्टर। ये तो डी बन गया है। इट इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर।
ओके, नाउ नेक्स्ट क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये क्या लिखा है बेटा? क्लोस्ट्रीडियम अभी मुझे ये बताओ कि क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम वैसे और क्या रिलीज करता है? अभी हम पढ़ के आए हैं, ये रिलीज करता है बेटा क्या? इसका जो एक प्रोडक्ट है वो है लाइपेज, ठीक है, लाइपेज। और लाइपेज क्या करता है? लाइपेज लिपिड्स को ब्रेक करेगा तो रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन, ये क्या करेगा? रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन। ये तो हम अभी पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट आपके पास है कलर चेंज। नेक्स्ट आपके पास है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो कि साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है। प्रोडक्ट इसका है साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। ये क्या एक प्रोडक्ट बनाता है? साइक्लोस्पोरिन ए, एंड ये जो साइक्लोस्पोरिन है ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह यूज होता है। बेटा इम्यूनोसप्रेसेंट क्या होते हैं, किसी को पता है? जब कभी भी क्या होता है, जब कभी भी हम क्या करते हैं, किसी की भी बॉडी में कोई दूसरा ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की बॉडी उस ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट करती है, कहती है कि ये मेरे बॉडी के सेल्स नहीं हैं। उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वो उसको ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट करने लगता है। तो डॉक्टर्स उनको फॉर द टाइम जब तक वो हैं तब तक उनको ये खाने पड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, ठीक है। ये दवाइयाँ क्या करेंगी? इम्यून सिस्टम को सप्रेस कहेंगी कि भाई तू मर जाएगा अगर तू इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इनको क्या बोला जाता है? ग्राफ्ट रिजेक्शन, एंटी ग्राफ्ट रिजेक्शन मेडिसिन। ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट को बोला गया है, ग्राफ्ट को रिजेक्ट ना हो उसके लिए हम मेडिसिन देते हैं, ठीक है। नाउ मोनस्कस परप्यूरस, इसके बाद कौन सा है? मोनस्कस परप्यूरस, ठीक है, जो कि स्टेटेंस बनाते हैं और ये क्या करते हैं? लोवरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ब्लड कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है? कम करता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है? ये कैसा एंजाइम बनाता है जो कि इनहिबिट करता है उसको, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा करता है। क्लियर? अब चलते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज क्या होता है? सबसे पहले अगर हम सीवेज की डेफिनेशन जाने तो सीवेज क्या है? सीवेज क्या है? हमारे घर का वेस्ट है ना, या कह सकते हैं म्युनिसिपल वेस्ट। अब म्युनिसिपल वेस्ट में क्या होता है बेटा? एक सेकेंड, ये म्युनिसिपल वेस्ट क्या होता है? इसमें स्कूल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, है ना, हॉस्पिटल वेस्ट, ठीक है। ये सारी चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं? म्युनिसिपल वेस्ट बनाती हैं। इसमें क्या होते हैं? पानी होता है, सेमी सॉलिड होता है। पहली बात तो ये कैसा होता है? सेमी सॉलिड। इसमें और क्या होता है? ये चैप्टर हम, ये वाला चीज तो हम बहुत पहले भी पढ़ते थे बचपन में। इसमें वाटर, स्टोन्स, सॉलिड मटेरियल मतलब सॉलिड चीजें, ठीक है, डेब्रीज जैसे कि, ओके, ये सारी चीजें होती हैं इसमें। क्लियर? अब ये क्या होता है? ये पानी काफी हार्मफुल भी होता है क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट भी क्या होता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट भी रहता है। अब ये सारा पाइप्स के थ्रू क्या होता है? स्वेज पाइप्स के थ्रू फ्लो होता है और उसको हम बोलते हैं सीवरेज सिस्टम।
Now, before this waste is released into water bodies, it is treated. ये आप देख सकते हो, ये ट्रीटमेंट प्लांट है, हम ऊपर से इनकी पिक्चर लेके आए हैं। ऊपर से देखो, ये ट्रीटमेंट प्लांट्स है जहां पर जो पानी आता है सिटीज से, घरों से, उन सारे पानी को क्या किया जाता है, पहले ट्रीट किया जाता है, फिर जाकर के रिवर बॉडीज में इनको डाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दिस होल म्युनिसिपल वेस्ट इन द सीवेज before releasing into water bodies क्या है, रिवर, लेक्स, जैसे कि रिवर, लेक्स, है ना, इन सब में क्या किया जाता है, इससे पहले इनको ट्रीट किया जाता है। ट्रीटमेंट इज डन। और ये कहाँ किया जाता है बेटा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में ये किया जाता है। ठीक है, ये कहाँ किया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, जिसको हम STP भी बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्लियर? आई होप इट्स प्रीटी मच क्लियर। अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो अब बात आती है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। अब कौन कौन से माइक्रोब्स यहाँ पे कैसे यूज होते हैं, हमें अब यहाँ वो देखना है। तो आप सबसे पहले देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट। पहला जो ट्रीटमेंट होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट प्राइमरी टैंक में किया जाता है। वहां पे कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे छाना जाता है। तो जो भी मोटी उबड़ खाबड़ जूता, चप्पल, बाल्टी, प्लास्टिक सब होता है वो छन जाता है। ठीक है, छनने के बाद क्या होता है, ग्रिट रिमूवल, पत्थर वत्थरों का रिमूवल हो जाता है। अब पानी पानी बचता है। अब उस पानी को हम क्या करते हैं, उसी टैंक में सेटल होने देते हैं, सेडिमेंट होने देते हैं। जो भारी भारी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। और ऊपर ऊपर क्या बचेगा, ये बचेगा एफ्लुएंट, एफ्लुएंट। ठीक है, और ये क्या होता है, नीचे जो बचा रहता है वो क्या है, सॉरी, हाँ, एफ्लुएंट एंड ऊपर जो नीचे जम जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लज, प्राइमरी स्लज। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन में ऑर्गेनिक एसिड प्लस इनऑर्गेनिक सॉलिड स्लज बनाते हैं। ग्रीस, ऑयल एंड प्लास्टिक दे आर स्किम्ड ऑफ। जो प्राइमरी एफ्लुएंट होता है उसको हम बाहर फेंक देते हैं। अब प्राइमरी सेटलिंग टैंक से ये जो पूरा का पूरा एफ्लुएंट है बेटा, है ना, जो ये पूरा का पूरा पानी वगैरह है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, ले जाते हैं ऊपर, इसमें, इस दूसरे टैंक में। इसमें हम कॉन्टिन्यूसली ऑक्सीजन को पंप करते हैं और इसको खूब एजिटेट किया जाता है, खूब मिक्स किया जाता है। अब ये आया यहाँ पे किस चीज के लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए। टैंक कौन सा यूज करते हैं, एरिएशन टैंक, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हमें डालनी है। अब ऑक्सीजन हमें डालनी है यहाँ पे, ताकि कुछ जो नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है बेटा वो ग्रो करें, वो यहाँ ग्रो करेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया, फंजाई। तो यहाँ ये क्या बन जाएगा, फ्लॉक बन जाएगा। फ्लॉक क्या है, बैक्टीरिया एंड फंगल हाइफे का कनेक्शन, मैश लाइक नेटवर्क, उसको हम बोलते हैं फ्लॉक। नाउ अब क्या होता है, इसका मकसद क्या है सेकेंडरी ट्रीटमेंट का, कि यहाँ पर हम ऑर्गेनिक मैटर को कम कर दे। कैसे कम होगा बेटा, ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया करेगा डाइजेस्ट, ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन को यूज करता जाएगा और इसको क्या करता जाएगा, ब्रेक करता जाएगा। ठीक है, तो एफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज नाउ पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट टैंक। अब यहाँ पे जब ये सारा काम हुआ तो यहाँ पे जो एफ्लुएंट था, जो ऊपर ऊपर चीजें थी, उसको हम दूसरे टैंक में ले गए, दूसरे टैंक में ले गए। लेकिन हम कब लेके जाते हैं, जब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है, जब इस टैंक में BOD डिक्रीज होगी, तब हम इसे दूसरे टैंक में क्या करेंगे, डालेंगे। अब दूसरा टैंक कौन सा है, सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है बेटा, सेडिमेंटेशन टैंक। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्मॉल, देखो क्या होता है यहाँ पे, ये जो पूरा का पूरा एफ्लुएंट आया है, कब आया है, जब BOD डिक्रीज हो गई है। BOD क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अभी बता दूंगी मैं क्या है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब क्या होता है,
फ्लॉक जो होता है ना, मेश लाइक नेटवर्क जो होता है बैक्टीरिया का, फंजाई का, वो सेटल्ड हो जाता है। वो क्या हो जाता है? सेटल्ड हो जाता है। अब क्या होता है? सेटल्ड होने के बाद हम थोड़ा सा क्या करते हैं, हम थोड़ा सा फिर से पंप कर देते हैं उसी प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक में या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। बाकी का बचा हुआ हम क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में जो बचता है हम उसे फिर एक एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में लेके आते हैं। एनारोबिक बोले तो बैक्टीरिया यहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं रेस्पायर करेंगे। अब जितना भी ये है, ये एनारोबिकली बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेगी। जब इसको डाइजेस्ट करेगी तो ये कुछ गैसेस प्रोड्यूस करेगी जिसको हम बोलते हैं बायोगैस, जो कि घरों में, मकानों में एज अ फ्यूल यूज हो सकता है खाना बनाने में, ठीक है। प्लस जो ऊपर बचा है गैस के अलावा, जो ऊपर तैर रहा है पानी, वो क्या होता है? एफ्लुएंट। अब एफ्लुएंट को आप वाटर बॉडीज में रिलीज आराम से कर सकते हैं। अब कोई यहाँ हानि नहीं होगी हमारे वाटर बॉडीज को। इसी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने क्या करा, इन्होंने सोचा कि हम गंगा को और यमुना को क्लीन कर रखेंगे। गंगा को और यमुना को क्लीन कैसे रखेंगे? जब एसटीपीज लगाए जाएंगे, पानी को ट्रीट करने के बाद ही हम रिवर बॉडीज में बहाएंगे, तभी ये ट्रीट हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने पड़ेंगे जिससे कि क्या हो जाए, वाटर बॉडीज क्लीन रहें, ठीक है, वाटर बॉडीज यहाँ पे क्लीन रहें। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखो एनसीईआरटी का ये लाइन है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? इट इज ऑफ द एफ्लुएंट। जैसे जो पानी भरा हुआ है ऊपर का, जो हम सारा ले आए थे इधर, ठीक है, जब यहाँ पे बीओडी डिक्रीज हो गई तो यहाँ से फिर हमने उसको यहाँ ट्रांसफर किया सेडिमेंटेशन टैंक में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ऑफ द एफ्लुएंट। ये क्या होती है? बीओडी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जो बैक्टीरिया एक ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेगा तो कुछ ऑक्सीजन यूज होगा, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड बाय द बैक्टीरिया टू डाइजेस्ट दैट ऑर्गेनिक मैटर इज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बट इसके लिए एक प्रॉपर वो है, मतलब कितने में कितना, ठीक है। तो नाउ हाँ, ये क्या है देखो, BOD refers to the amount of the oxygen that would consume if all the organic matter in 1 लीटर ऑफ पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो डाइजेस्ट हो जाए बैक्टीरिया के थ्रू, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, द सीवेज, द स्वेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज रिड्यूस। वो तब तक ट्रीट किया जाता है तब तक बीओडी रिड्यूस ना हो जाए। जैसे बीओडी रिड्यूस होती है तब वहां से हम एफ्लुएंट को निकाल के सेडिमेंटेशन टैंक में डाल देते हैं। नाउ द बीओडी टेस्ट मेजर द रेट ऑफ टेक ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब बीओडी बताता है कि कितना, बीओडी अगर ज्यादा है तो क्या होगा, रेट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, है ना, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ सैंपल ऑफ वाटर। अगर बीओडी ज्यादा है तो पॉल्यूशन ज्यादा है, अगर बीओडी बेटा कम है तो पॉल्यूशन भी यहां पर कम है। क्लियर? ये होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर? अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस के प्रोडक्शन में कौन कौन से माइक्रोब्स जो हैं वो बेटा यूज होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखो बायोगैस जो कि क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसमें मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, सॉरी नॉट सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत डेंजरस होती है, देखो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हमारी गैसेस है यहाँ पे। अब मेनली क्या होती है, मीथेन होती है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। वो माइक्रोबियल एक्टिविटी जब ग्रोथ कर रही होती है तब यहाँ पे ऐसा होता है। नाउ ये गैस कैसी होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा कि माइक्रोब्स क्या हैं, पर प्लस वो माइक्रोब्स किसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। नाउ कुछ बैक्टीरिया एनारोबिकली ग्रो करते हैं, एनारोबिकली ग्रो करते हैं, सेल्यूलोज जो ऑर्गेनिक मैटर उसको डाइजेस्ट करते हैं और मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं। प्लस बेटा ये जो बैक्टीरिया हैं उसके ग्रुप को बोला जाता है मिथेनोजेंस, और मिथेनोबैक्टीरियम इज द बैक्टीरिया। ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया है जो कि स्लज को डाइजेस्ट करता है ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट ऑल्सो। क्लियर?
आगे चलते हैं, ये देखो इसका एक स्ट्रक्चर है। हम एक कॉन्क्रीटेड टैंक लेते हैं जो कि 10 से 15 फीट का होता है। इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डाइजेस्ट होता है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया बेटा डाइजेस्टर। अब यहाँ पे एक मूवेबल होल्डर डाल देते हैं, मतलब जैसे कट्टी नहीं होती है टीन की कट्टी, या फिर हम क्या बोले जिसमें तेल आता है, ऑयल आता है, जब बहुत सारा बल्क में आप ऑयल लेके आते हो तो वो एक कट्टी उसको बोला जाता है। तो वो कैन, मतलब कैन बोल लो आप, ठीक है। गैस होल्डर वो क्या है, फ्लोटिंग टैंक है, मतलब जैसे गैस ऊपर जाएगी तो ये हल्का है तो ये क्या करेगा, ऊपर बढ़ता जाएगा। ऊपर जाएगा तो इस आउटलेट से हमने गैस पाइप कनेक्ट कर रखा है, गैस जाती जाएगी। छोड़ो उसकी बातें, छोड़ो, गैस कैसे बनती है वो पहले बाद में। देखो यहाँ पे डंग है, भैंस का गोबर खाद जो भी होता है वो हम ले लेंगे, उसमें पानी डाल के वो जो स्लरी बन जाएगी वो इधर आएगी। इधर हमारे पास क्या है, एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं। एनारोबिक बैक्टीरियाज क्या करेंगे, इसको डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करेंगे तो यहाँ से CH4 प्लस CO2 प्लस H2S निकालेंगे। ये क्या है, पूरा बायोगैस है, यहाँ से ये निकलेगी, वो कनेक्ट है पाइप तो घरों में जाएगा। यहाँ से गैस होल्डर, ये फ्लोटिंग टैंक है, प्लस यहाँ से जो बाकी का होगा वो स्लज वो यहाँ आ जाएगा, और इसे हम एज अ मैन्योर यूज कर सकते हैं, खाद की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं। क्लियर? सो this chapter is really amazing where no other chemical is used, harmful नहीं है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो कि हमें अपनी कंट्री में मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज करनी चाहिए, ताकि पॉल्यूशन जो है वो थोड़ी कम हो जाए। एनसीईआरटी में आपका डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, ये डायग्राम मैंने इसलिए बताया कहीं डायग्राम को लेबल करने के लिए आ जाए बेटा। तो यहाँ पे देखो H2S आ जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड आ जाएगी, सबसे ज़्यादा मात्रा में आपके पास CH4 ही है। क्लियर? ये आपका गैस होल्डर है, ये आपका आउटलेट ऑफ गैस पाइप है, ये आपका स्लज है, जो यहाँ पे स्लज है ना, गैस बन रही है वो तो निकलती जा रही है, जो स्लज ज़्यादा होते जा रहा है वो इधर आता जा रहा है, यहाँ से हम डंग और वाटर यहाँ पे मिलाए जा रहे हैं। क्लियर? और ये डाइजेस्टर है, डाइजेस्टर में यहाँ पे क्या होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया, आपको पता है वो कौन से हैं, मिथानोजन्स। क्लियर? नाउ अब देखो ये एक बार रीड कर लेते हैं एनसीईआरटी की लाइंस हम, जो कि जरूरी हैं। क्लियर? देखो यहां से पढ़ना है, कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज इन द रूरल एरियाज वेयर कैटल्स आर यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस, so biogas plants are more often built in rural areas. The biogas thus produced is used for cooking and lighting. The picture of biogas plant is shown in figure 8.8. The technology of biogas production was developed in India mainly, ठीक है, due to the Indian Agriculture Research Institute, IARI का एक एग्जाम होता है, अगर आप इसमें अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स करना चाहते हैं तो हम इसमें भी कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम कंडक्ट करती है IARI, ठीक है। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहता है कि एंड खादी विलेज इंडस्ट्रीज, और खादी विलेज इंडस्ट्रीज जो कमीशन है KVIC, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, KVIC की फुल फॉर्म बताओ, IARI की फुल फॉर्म बताओ। क्लियर? नाउ इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू इंक्वायर इफ देयर आर एनी बायोगैस प्लांट्स नियर बाय, ठीक है, ये तो चलो बच्चों वाला काम हो गया, ये तो स्कूल में हम क्या करते हैं, होती नहीं है वैसे तो, पर हमें करना चाहिए ताकि हमें चीज़ें याद रहें। ठीक है, अब वो माइक्रोब्स जो कि हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल बायो कंट्रोल एजेंट, माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट, किसी चीज़ को हमें कंट्रोल करना है तो वहाँ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। नाउ बायोलॉजिकल मेथड्स टू कंट्रोल डिजीज एंड पेस्ट, जो कि हमारी फसलों में डिजीज लग जाती हैं, पेस्ट लग जाती है, वहां पर हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स को यूज कर सकते हैं। तो अपन आधुनिक लोग क्या करते हैं भाई, अपन आधुनिक लोग क्या करते हैं, हम करते हैं कि केमिकल्स यूज कर लेंगे, मेडिसिन यूज कर लेंगे, इंसेक्टिसाइड्स यूज कर लेंगे, पेस्टिसाइड्स यूज कर लेंगे एंड वीडिसाइड्स। परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलता है, टॉक्सिक एंड हार्मफुल केमिकल्स वो हमारी बॉडी में जाते हैं, ह्यूमंस की बॉडी में जाते हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, वाटर एंड सॉइल को पोल्यूट करते हैं, fruit, vegetables, crop, everything get polluted with those toxic chemicals, है ना। अब क्या करना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, ये ना करके हम क्या कर सकते हैं, we can use controlling method। हमें अगर किसी भी चीज को जड़ से खत्म करना है तो टाइम लगेगा,
तुरंत चाहते हैं तो केमिकल्स लगेंगे, पर कंट्रोल आप कर सकते हो ना, कम कर सकते हो उस चीज को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेचुरल प्रिडेशन मेथड यूज करेंगे। नेचुरल प्रिडेटर्स को लाएंगे, वो उन इंसेक्ट्स को खाएंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा बिलीव क्या है कि हम बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी की हेल्थ रखें, हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी रहे, हमारा लैंडस्केप बहुत अच्छा रहे, हमारी प्रोडक्टिविटी खेती बाड़ी बहुत अच्छी रहे, ठीक है। तो केमिकल्स के यूज करने की बजाय हम इरेडिकेट कर नहीं सकते कंप्लीटली किसी को भी, है ना, बट हम क्या कर सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं। तो एक जो बेचारा किसान होता है, वो कहता है यार मुझे फसल तो उगानी है ज़्यादा क्योंकि पैसा चाहिए, लेकिन एक अच्छा किसान ये भी सोचेगा कि धरती माँ, किसान ही क्यों, हमें भी सोचना चाहिए ना, हमें भी खाना फेंकना नहीं चाहिए, कम लेना चाहिए जितना खाया जाए, ताकि ये प्रोडक्शन ज़्यादा ना करनी पड़े। प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होएगी तो इनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, इनके लिए भी पैसा बचा रहेगा। सो पेस्ट कैन नॉट बी कंप्लीटली इरेडिकेटेड बट कैन बी मैनेज्ड। एक अच्छा किसान सोचता है कि पेस्ट को कंप्लीटली भगाया तो नहीं जा सकता, बट हम क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और वो भी बिना दवाइयाँ यूज करे। तो एक कन्वेंशनल फार्मर क्या करेगा, जो मतलब दोनों तरीके से सोच रहा है कि प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा आ जाए और वो भी हो, तो दे यूज केमिकल एंड अप किलिंग हार्मफुल एंड यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोथ। ये एक होलिस्टिक अप्रोच नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट, एक उस फार्मर को क्या करना चाहिए जो ऐसा सोच रहा है कि मुझे सिर्फ पैदावार ही करनी है, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर पढ़ाई की जाए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखो ये क्या है, कैटरपिलर है ना, ये है कैटरपिलर, एक इंसेक्ट है। ये क्या करती है, ये यहाँ पे पेड़ों को खाती है, ठीक है, ओके, खाती है तो हमारी क्रॉप नष्ट हो जाती है, ओके। हमने क्या किया, हमने एक ऐसा टॉक्सिन डाला जो कि कैटरपिलर अगर खाएगी तो मर जाएगी, ठीक है, उसको बोलते हैं बीटी टॉक्सिन, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है बाय अ बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस। बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस बैक्टीरिया एक ऐसा टॉक्सिन रिलीज करता है जो कि इंसेक्ट्स की गट में जाकर के उनको किल कर देता है। ये हम बहुत डिटेल में बायोटेक चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे क्या होता है, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस जो बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं, आप उनको पानी में डालो और फिर पानी में डालने के बाद छिड़क दो पेड़ों पे। कैटरपिलर आती है, बोलती है वाह बड़ा टेस्टी है, खाती है, खाती है, उसके गट में क्या होता है, उसको दिक्कत हो जाती है और लार्वा मर जाते हैं, और लार्वा क्राइंग इन द कॉर्नर, और हमारे को क्या हुआ, हमें यहाँ फायदा हो गया। नाउ साइंटिस्ट ने एक उपाय निकाला कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम जो इस टॉक्सिन का जीन है, जो इस टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, क्यों ना हम इसे प्लांट्स की सेल में इंजेक्ट कर दें कि ये जीन प्लांट्स में हमेशा रहे। तो इससे हमने एक वैरायटी बनाई प्लांट की, कॉटन की एक वैरायटी बनाई, बीटी कॉटन। अब इस कॉटन को जो भी इंसेक्ट खाता है वो मर जाता है और कॉटन को कुछ नहीं होता, वरना कॉटन की खेती बहुत महंगी होने लग गई थी क्योंकि उसको कीड़े ज्यादा लगते हैं उस फसल में, ठीक है। तो एनसीईआरटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके ऊपर मैं एक बात बताने जा रही हूँ, अभी जो 2024 सीयूईटी हुआ है, आंसर की जैसे ही आई तो बच्चों ने चैलेंज किया इस क्वेश्चन को कि मैम देखिए गलत दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, बट क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा नहीं कह रहा था कि आप हमें वो बताएं, आप हमें इंसेक्ट्स बताएं। उन्होंने लिखा था कि बीटल, है ना, बीटल कौन सा है जो कि एक्चुअली किल करता है, ठीक है, तो इन्होंने क्या, जो कि खाता है, तो देखो ये स्टेटमेंट क्या है, दे आर वेरी फेमिलियर बीटल विद द रेड एंड ब्लैक मार्किंग द लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। उसने ये बोला है कि एक फेमिलियर बीटल जिसके ऊपर रेड एंड ब्लैक मार्किंग है वो है लेडी बर्ड। ड्रैगन फ्लाई इज नॉट अ बीटल। ऑप्शन में था बीटल्स को चूज करने का, बच्चों ने लेडी बर्ड को चूज नहीं करा, ड्रैगन फ्लाई को चूज कर लिया। ड्रैगन फ्लाई बीटल नहीं है, वेरी फेमिलियर बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग द लेडी बर्ड, देन कॉमा है, and dragonflies are used to get rid of aphids and mosquito। बच्चे वहां ड्रैगन फ्लाई मार्क कराए, भैया ड्रैगन फ्लाई उसने नहीं बोला है, उसने बोला है बीटल, तो बीटल आप यहाँ यही लिखेंगे ना, लेडी बर्ड। क्लियर? नाउ
अब एफिड्स एंड मॉस्किटो अगर किसी फसल को खाते हैं तो हम इनको यूज कर सकते हैं, इनको यूज करेंगे तो क्या होगा, फसल को बचा सकते हैं। नाउ एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स इन द बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, यहाँ पे ये मैंने पूरा यही समझाया है। यहाँ पे और भी चीजें यूज होती हैं। सबसे पहले तो हमने क्या किया बेटा, अगर हमने बायो कंट्रोल में देखा जाए ना बच्चों, बेटा तो हमने पहले यूज किया है इंसेक्ट्स को, फिर हमने एक बैक्टीरिया को यूज किया, अब हम एक फंजाई को यूज करेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया में बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस, ठीक है। इंसेक्ट्स में ड्रैगन फ्लाई एंड एफिड्स, ड्रैगन फ्लाइज एंड लेडी बर्ड, ठीक है, इसको यूज किया है। क्लियर, यहाँ पे ये लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम फंजाई को यूज करेंगे, ट्राइकोडर्मा, एक फ्री लिविंग क्या है, बेसिकली फंजाई, ये इधर गलत कर दो, ठीक है, ट्राइकोडर्मा जो कि कंट्रोल करता है सेवरल प्लांट पैथोजेंस, नाउ कॉमन इन रूट इकोसिस्टम, वहां पे ये बहुत सारे पैथोजेंस को कंट्रोल करता है। वायरस आपके पास बैक्यूलो वायरस है जो कि एक न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस का ग्रुप का पार्ट है। Now pathogens that attack insect and other arthropods that are used to control used as biocontrol agents are in this genus. तो हम इनको इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड से बचाने के लिए यूज कर सकते हैं। दीज वायरसेस आर यूज्ड इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, मतलब जहाँ पे कहीं इन इंसेक्ट्स का बहुत ज़्यादा धावा बोल दें तो हम इनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को ही किल करते हैं। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि अगर वहाँ पे आप कुछ दवाइयाँ यूज कर रहे हैं तो वो सारे वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ना मार दें, बायोडाइवर्सिटी को बिल्कुल खत्म ना कर दें, तो वहाँ पे हम इन वायरसेस को यूज कर सकते हैं जो कि स्पीसीज स्पेसिफिक है, किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज को ही मारेंगे, नैरो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, एंड नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स, बर्ड्स, फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हम पढ़ेंगे अब माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, आपको पता है फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो क्या हम यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स किस लिए यूज करते हैं, टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, राइट। लेकिन यहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजर्स हमें यूज नहीं करने चाहिए। इंस्टेड ऑफ केमिकल वी कैन यूज नेचुरल फर्टिलाइजर्स, केमिकल की जगह हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे यही दिखाया है कि माइक्रोब्स को हम एज अ फर्टिलाइजर्स कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। केमिकल्स को तो ना ही बोल देना चाहिए। आपको एक बहुत फेमस पता होगा NPK, है ना, 2,3-DNP, ये सारे फर्टिलाइजर्स वैसे यूज किए जाते हैं। लास्ट है यहाँ पे, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक ऐसा वे है जो फर्टिलाइजेशन से बेटर है, फर्टिलाइजर्स डालने से बेटर है, फर्टिलाइजेशन नहीं। जहाँ पे जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, पी, बीन, पल्सेस, जिनकी रूट्स में लेग्यूम्स होते हैं, वहां पे एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, राइजोबियम, बी फॉर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है, उनके रूट्स में जाकर के नाइट्रोजन को फिक्स करता है और नाइट्रोजन को फिर प्लांट्स क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। नाउ प्लांट एंड बैक्टीरिया का एसोसिएशन है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, ये फ्रीली रहता है, इसमें ऐसा नहीं है कि तुम मेरे साथ रहो, खाली अकेले रहता है। एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरलम, ये क्या करता है, खुद ही उनकी हेल्प कर देता है और कुछ नहीं कर रहा। साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है, पानी में और जमीन में दोनों में। ये एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटेरिया, ये हैं 3 साइनोबैक्टीरिया जो कि क्या करते हैं, फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं सॉइल की, ठीक है। नाउ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड प्लांट, सॉरी फंजाई एंड प्लांट, जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। ग्लोमस एक ऐसा जीनस है फंजाई का जो कि सबसे ज्यादा माइकोराइजा में यूज होता है। इन इट एब्जॉर्ब phosphorus and passes to plants, which is very important, क्योंकि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, इन्हीं का रोल बहुत ज़्यादा होता है प्लांट बॉडी में। तो इन्हीं की पूर्ति अगर हो जाए किसी भी बायो माइक्रोब से, किसी भी ऑर्गेनिज्म से, तो ये बहुत अच्छा रहेगा प्लांट्स के लिए, खेती बाड़ी के लिए, हर चीज़ के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर बेटा कंप्लीट होता है, पूरा का पूरा चैप्टर, सारे के सारे नोट्स, एक एक NCERT की लाइन, और हर पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के लिए आपके लिए बेस्ट है, चाहे बोर्ड्स हो, चाहे यूटीज हो, चाहे स्कूल टेस्ट हो, स्कूल एग्जाम्स हो, हर तरीके से ये चैप्टर आपके लिए अच्छा है, CUT के लिए भी, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं,
अभी हम इस चैप्टर में ऐसा जिस सेशन में हम कुछ नहीं करेंगे, इसके लिए मैं आपके साथ एक और क्वेश्चनायर का सेशन लेके आऊंगी जिसमें हम PYQ सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन. सो यू कैन चेक आउट आवर अड्डा ऐप. ओके, अड्डा 24/7 ऐप आप चेकआउट कर सकते हो जहाँ पे आपके लिए बहुत सारे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सेशंस हैं, बुक्स हैं. आप काफ़ी सारे मटेरियल को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. और इस सेशन को अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक करना मत भूलना. अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें जो चीज़ें मैंने सेशन के बीच में पूछी हैं, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. थैंक यू.